टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ द स्टरलाइजेशन प्रोसेस, कि जो स्टरलाइजेशन प्रोसेस अप्लाई होता है वो किन किन रीजन्स में अप्लाई होता है, किन किन इक्विपमेंट्स के अंदर, किस किस मटेरियल के अंदर, किस किस ग्लासवेयर के अंदर, डोजेज फॉर्म के अंदर अप्लाई करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ द स्टरलाइजेशन. अच्छा, the pharmacists use the sterilization process in the pharmaceutical trials for the sterilization of the glasswares and other equipments. The preparations of the inject. अब वो ये बता रहा है कि स्टरलाइजेशन जो होती है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में किस किस जो है वो रीजन में इन्वॉल्व हो रही है. ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं इसको स्टरलाइजेशन के प्रोसेस को. तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर स्टरलाइजेशन के प्रोसेस जो होता है वो इक्विपमेंट्स के अंदर, टेंसल्स के ऊपर, ठीक है, टेंसल्स के ऊपर, ग्लासवेयर्स के ऊपर, इंजेक्टेबल आइटम्स के ऊपर, ऑप्थेल्मिक इरिगेटिंग सॉल्यूशंस, स्टेराइल डोजेज फॉर्म के ऊपर एंड फॉर द डाइल्यूशन ऑफ द स्टेराइल मेडिकामेंट्स. It must be kept in mind that all types for the medicaments and other articles can't be sterile by any one methods. एक ही तरीका नहीं सब पे अप्लाई हो सकता. एक ही तरीके से सारे सब्सटेंसेस, सारे इक्विपमेंट्स, सारी चीजें एक ही मेथड से, सारी डोजेज फॉर्म एक ही मेथड से स्टेराइल नहीं हो सकती. हमें मेथड, अलग अलग मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा हर प्रोसेस ऑफ द स्टरलाइजेशन के लिए. ठीक है, तो हर प्रोसेस ऑफ द स्टरलाइजेशन के लिए हमें मेथड चेंज करना पड़ेगा फॉर द डाइल्यूशन ऑफ द स्टेराइल मेडिकामेंट. इट मस्ट बी केप्ट दैट ऑल टाइप्स ऑफ द मेडिकामेंट एंड अदर आर्टिकल कांट बी स्टेराइल. ये चीज इंपॉर्टेंट है कि सारे मेडिकामेंट्स को, आर्टिकल्स को, आइटम्स को आप एक ही मेथड से स्टेराइल नहीं कर सकते. ठीक है, स्टरलाइजेशन के लिए हर चीज के ऊपर, अगर कोई मटेरियल है तो उसके ऊपर स्टरलाइजेशन का प्रोसेस अलग होगा. अगर कोई जो है वो आर्टिकल है उसके ऊपर स्टरलाइजेशन का प्रोसेस अलग होगा. अगर कोई मेडिकामेंट है उसके ऊपर स्टरलाइजेशन का प्रोसेस अलग होगा. तो एक ही तरीके से आप सारी चीजों को स्टेराइल नहीं कर सकते. हर एक के ऊपर स्टरलाइजेशन का जो है वो अलग प्रोसेस आप अप्लाई करोगे. कहता है द फार्मेसी शुड हैव through knowledge of the sterilization process that for the certain kinds of the medicaments or articles, whether dry heat, moist heat, filtration method or any other method to be used. तो फार्मासिस्ट को ये पता होना चाहिए कि कौन सा मटेरियल है, कौन सा आर्टिकल है, उसके ऊपर किस तरह का स्टरलाइजेशन का प्रोसेस यूज है. ड्राई हीट भी है, मोइस्ट हीट भी है, फिल्ट्रेशन भी है, अदर मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन भी है. कहते हैं इन द हॉस्पिटल प्रैक्टिस द स्टरलाइजेशन प्रोसेस आर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द स्टेराइल गाजेस, ड्रेसिंग फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ द ग्लासवेयर्स, ट्यूब्स. तो वो कहते हैं हॉस्पिटल सेटअप, इंडस्ट्रियल सेटअप में तो हो गया ना, मेडिसिन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल आएगा वो, जो इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होंगे मेडिसिन बनाने के लिए वो, ठीक है, और जो एरिया इन्वॉल्व होगा वो एरिया स्टेराइल होगा. तो इस तरह करके मतलब हर जो है वो रीजन के अंदर स्टरलाइजेशन के लिए इक्विपमेंट अलग तरह के होते हैं. अगर इंडस्ट्री है तो उसमें इक्विपमेंट और होंगे. ठीक है, अगर हॉस्पिटल है तो इसमें इक्विपमेंट और होंगे. स्टेराइल गाजेस और सर्जिकल ड्रेसिंग जितनी भी है वो हॉस्पिटल्स के अंदर होती है, तो इसलिए वहीं पर इनको स्टेराइल किया जाता है. कहता है फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ द ग्लास इक्विपमेंट्स लाइक टेस्ट ट्यूब्स, ठीक है, पेट्री डिशेस, पिपेट्स, ग्लास सिरिंजेस, ये सारी कहाँ की स्टरलाइजेशन की बात कर रहा है? हॉस्पिटल स्टरलाइजेशन की. उसमें सारी ग्लास ट्यूब्स आ जाती हैं, पेट्री डिशेस आ जाती हैं, ग्लास सिरिंजेस आ जाती हैं. ऑपरेशन थिएटर को स्टेराइल करना है. ठीक है, तो इसमें एप्रन्स, ग्लव्स जो पहन रहे होते हैं डॉक्टर्स, मास्क जो हुड पहन रहे होते हैं, जो फॉर्सेप और सीजर. अब हर दफा जब भी ऑपरेट करेंगे तो फॉर्सेप, सीजर, नाइफ नहीं तो नहीं लेंगे, पिछली इस्तेमाल करेंगे तो वो किसी दूसरी की है, तो क्योंकि किसी और बॉडी पे यूज हुई है तो सिर्फ उसको पानी से वॉश करने से वो चीज क्लियर नहीं हो गई है. ठीक है, उसको हम ऑटोक्लेविंग उसकी करते हैं, वो नेसेसरी होती है ऑटोक्लेव के अंदर डालकर. ठीक है, तो ये चीज है कि हमने नेसेसरी है हमारे लिए कि हमने जो नए पर्सन के लिए, जो डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए, नए पर्सन के लिए नई नाइफ, नई फॉर्सेप, नई सीजर्स यूज नहीं करता, नए एप्रन्स और गुड्स को यूज नहीं करता, बल्कि अपने वही एप्रन्स और गुड्स जो होते हैं उनको वो ऑटोक्लेविंग के अंदर डालता है या कोई भी और स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस उसके ऊपर अप्लाई करता है और दोबारा उसको रीयूज कर लेता है. कहते हैं फॉलोइंग आइटम्स या मेडिकामेंट्स दैट रिक्वायर स्टरलाइजेशन. सबसे पहले ग्लासवेयर्स जितने भी हैं इनको स्टरलाइजेशन के लिए क्या चीजें चाहिए? द ग्लासवेयर्स एंड ऑपरेटर्स लाइक द फ्लास्क, बीकर, फनल, ड्रॉपर, ड्रॉपिंग बॉटल, ग्लास रॉड, पिपेट, पेट्री डिशेस. अब ये सारी वो कर रहा है कि ये सारे ग्लासवेयर्स के नाम बता रहा है. ठीक है, ऑइंटमेंट बॉटल, सिरिंज, नीडल्स,
ठीक है। ये स्टेराइल अब 2 तरीकों से किए जाते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ये जितने भी ग्लासवेयर हैं उनके ऊपर जो मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन उसने अप्लाई किया है प्रेफरेबली वो कौन सा है, वो है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन या फिर मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। ठीक है, तो जो प्रेफरेबल मेथड इसके ऊपर होता है वो या तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन है या फिर मोइस्ट हीट। तो पहली बात ये है कि जितने भी आपने कोई भी चीज लिखनी है ना, आपने लिखना है इक्विपमेंट, आपने लिखना है ग्लासवेयर, तो आपने सबसे पहले तो जितने भी ग्लासवेयर है उनके नाम लिख देने हैं और एंड पे लिख देना है कि उसके ऊपर अप्लाइंग स्टरलाइजिंग प्रोसेस, कौन सा अप्लाई हो रहा है स्टरलाइजिंग, मोइस्ट हीट एंड ड्राई हीट। ठीक हो गया। सेकेंड इज द इक्विपमेंट्स, ऑपरेटर्स, डिवाइसेस। अब इक्विपमेंट्स में कौन कौन से इक्विपमेंट्स आ जाते हैं, सबसे पहले क्या देता है वो, नेम ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है, इनके नाम लिखने हैं। उसके बाद आपने लिखना है स्टरलाइजेशन का प्रोसेस। ठीक है, यहाँ तक इक्विपमेंट के नाम हो गए एटसेट्रा तक। यहाँ पर उनके ऊपर जो स्टरलाइजेशन का जो प्रोसेस है कौन सा अप्लाई हो रहा है, तो हम कहेंगे स्टरलाइजेशन प्रोसेस। इस तरह करके हेडिंग्स बनाकर टॉपिक आप लोग याद करेंगे तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा टॉपिक याद करना। ठीक है, तो नेम यहाँ पर लिख देने हैं आपने इक्विपमेंट्स के, और स्टरलाइजेशन का जो प्रोसेस यूज हो रहा है वो आपने यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, अब कौन सा स्टरलाइजेशन का प्रोसेस इसमें यूज हो रहा है, जब हम इक्विपमेंट्स को स्टेराइल करते हैं तो जो प्रोसेस यूज होता है वो होता है द स्टेराइल बाय द स्टीम अंडर द प्रेशर एट द टेम्परेचर 120 डिग्री फॉर द 15 to 30 मिनट्स डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द मटेरियल। ये किसकी बात कर रहा है, ये ऑटोक्लेव की बात कर रहा है। तो मतलब ये कि जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो हम स्टेराइल करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ द ऑटोक्लेविंग। ठीक है, एक मेथड हम इसके ऊपर ऑटोक्लेव का अप्लाई करेंगे। दूसरा, द मटेरियल शुड बी रैप्ड विद इन द मुस्लिन क्लॉथ, ये जो मलमल का कपड़ा होता है उसके अंदर हम मटेरियल को बंद कर देते हैं, सो दैट द स्टीम मे बी पेनिट्रेट टू द सरफेस ऑफ द मेटल पार्ट्स। ठीक है, शार्प एजेस के वो अंदर तक पहुंच जाए। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट शुड नॉट बी स्टेराइल इन द हॉट एयर, हॉट एयर में नहीं हमने उसको स्टेराइल करना, हमने उसे स्टीम स्टरलाइजेशन देनी है। ऑटोक्लेव इज द मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, तो हमने ये वाला काम करना है, हमने हॉट एयर स्टरलाइजेशन का, हॉट एयर कौन सी थी, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, तो वो वाली नहीं करनी इसके ऊपर, इन इक्विपमेंट्स के ऊपर मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन करनी है। कहते हैं शार्प एजेस इंस्ट्रूमेंट शुड नॉट बी स्टेराइल हॉट एयर बिकॉज लॉन्ग हीटिंग एट द हाई टेम्परेचर इन द हॉट एयर लीड्स टू द ऑक्सीडेशन व्हिच रिड्यूस द शार्पनेस ऑफ द ब्लेड। कहते हैं इक्विपमेंट्स को ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में क्यों नहीं लेके जाते, हम मोइस्ट में क्यों लेके आते हैं। हालांकि मोइस्ट का मसला ये है कि मोइस्ट में मॉइस्चर इकट्ठा हो सकता है, वो स्टील होती है तो उसके ऊपर जो होता है वो रिंसिंग जंग लगने का खदशा होता है। ठीक है, तो अब हम उसके ऊपर ड्राई हीट अप्लाई नहीं करते, क्यों नहीं करते, अगर ड्राई हीट का मतलब है टेम्परेचर 200 तक लेकर जाना है, 180 190 160 200 टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, अब टेम्परेचर अगर इतना ज्यादा हाई रखते हैं तो इस हाई टेम्परेचर की वजह से जो ब्लेड होते हैं उनके ऊपर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लेड्स होते हैं उनकी शार्पनेस खत्म हो जाती है। ये किन चीजों की बात कर रहा है, जो हॉस्पिटल आइटम्स में सीजर्स हो गई, नाइफ्स हो गई, ठीक है, तो कटिंग के लिए जितने भी इक्विपमेंट्स यूज होते हैं तो ये उनकी बात कर रहा है कि उनको हम सिर्फ ऑटोक्लेव के अंदर डालकर स्टेराइल कर लेंगे। तो इक्विपमेंट्स ऑटोक्लेव के प्रोसेस से, ठीक है, स्टेराइल होते हैं, और जितने भी ग्लास वेयर्स होते हैं वो दोनों प्रोसेस से, मोइस्ट हीट भी उसके ऊपर अप्लाई की जा सकती है और ड्राई हीट भी। ठीक है, और तो ये मुस्लिन क्लॉथ में डालकर हम ऑटोक्लेव के अंदर रख देते हैं, इसकी वजह से इनकी स्टरलाइजेशन जो होती है वो इजी हो जाती है। तो ये ड्राई हीट इक्विपमेंट के ऊपर इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ मोइस्ट हीट करते हैं, और मोइस्ट हीट जो ग्लास वेयर होते हैं उसके ऊपर दोनों कर सकते हैं। इक्विपमेंट के अंदर ऊपर सिर्फ मोइस्ट हीट, ग्लास वेयर के अंदर दोनों, मोइस्ट हीट भी और ड्राई हीट भी। तीसरी चीज आ जाती है जो रबर और प्लास्टिक्स होते हैं, इनको हम स्टेराइल कैसे करते हैं। जैसा कि रबर आर्टिकल स्टॉपर हो गए, ग्लव्स हो गए, ये रबर के बने होते हैं, कैथीटर हो गई, फीडिंग जो ट्यूब होती है, एनजी ट्यूब जो होती है, उसको अगर स्टेराइल करते हैं उसको भी किसमें करते हैं, ऑटोक्लेव के अंदर, उसको भी स्टेराइल करते हैं ऑटोक्लेव के अंदर। और कितने टेम्परेचर पर, 20 मिनट के लिए 121 डिग्री 10 डिग्री टेम्परेचर पर हम उसको स्टेराइल कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इस इनके वही बात दोबारा से बेटा कि इनके नाम सबसे पहले, ठीक है,
नेम ऑफ इक्विपमेंट्स, और फिर अब ये वाली चीजें जो हैं वो आप लोगों ने मस्ट लिखनी ही लिखनी है, ठीक है। ये ना हो कि आप लोग कहें कि इसमें पता नहीं क्या क्या लिखना था तो भूल जाएं। तो ये वाली चीजें आप लोगों को लिखनी है। इस तरह से आप लोग इसे याद रखना है कि पहले तो मैंने इक्विपमेंट का नाम लिखना है, कौन कौन सा इक्विपमेंट स्टेराइल होता है, उसके बाद मैंने स्टरलाइजेशन का मेथड लिखना है, जो मेथड हम अप्लाई करते हैं स्टरलाइजेशन के लिए। ठीक हो गया। हाँ जी, कहते हैं दे मस्ट नॉट बी सब्जेक्टेड टू द ड्राई हीट। अब यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम है कि इनको भी हम ड्राई हीट स्टरलाइजेशन की तरफ नहीं लेके जाते, क्योंकि ड्राई हीट में हाई टेम्परेचर होता है जो कि स्पॉइल रबर आर्टिकल को स्पॉइल कर देता है, गंदा कर देता है, खराब कर देता है। सम सिंथेटिक रबर सच एज सिलिकॉन रबर गुड हीट रेजिस्टेंट होता है और रेजिस्टेंट पावर, देयरफॉर दे कैन बी स्टरलाइज्ड आइदर बाय द ड्राई हीट एंड सिर्फ एक ऐसा रबर है जो सिंथेटिक रबर है वो ड्राई हीट से भी स्टेराइल हो सकता है और मॉइस्ट हीट से भी स्टेराइल हो सकता है, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि इक्विपमेंट का आपने नाम लिखना है, रबर आर्टिकल, स्टॉपर, ग्लव्स, कैथेटर्स एंड सो ऑन। फिर अपने मेथड लिखना है, कौन सा मेथड इसके ऊपर स्टरलाइजेशन अप्लाई करते हैं। फिर आपने कहना है कि इनके ऊपर भी, इक्विपमेंट्स के ऊपर भी, ठीक है, ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट दोनों नहीं हम अप्लाई कर सकते। रबर आर्टिकल्स के ऊपर भी ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट नहीं, दोनों के ऊपर सिर्फ मॉइस्ट हीट। एक एक्सेप्शनल केस आता है सिंथेटिक रबर का, जिसके ऊपर दोनों आप कर सकते हो, ड्राई हीट भी और मॉइस्ट हीट भी। सिर्फ सबसे पहला ऐसा था ग्लास वेयर, जिसके ऊपर आप ड्राई हीट भी कर सकते थे और मॉइस्ट हीट भी। यहाँ तक क्या खत्म हो गए हैं, ग्लास वेयर्स भी हो गए हैं और हर तरह का इक्विपमेंट भी हो गया है। अब आगे हमारे पास सॉल्यूशन, सस्पेंशन, इनको हम कैसे हम स्टेराइल करते हैं। एक्वस सॉल्यूशन हो या नॉन एक्वस सॉल्यूशन या सस्पेंशन हो, वो कहते हैं थर्मोस्टेबल अगर एक्वस सॉल्यूशंस हैं तो इनको हम स्टीम से स्टेराइल कर सकते हैं। अगर हीट का अब दो तरह के हैं, एक वो जो थर्मोस्टेबल है उनको हम स्टेराइल करेंगे हीट से, ठीक है। कैसे, स्टीम से, ऑटोक्लेव के प्रोसेस से एट द टेम्परेचर 115 to 180 for 30 minutes। Medicaments which are sufficient thermostable they may be sterile at the temperature 121 for the 15 minutes। तो वो कहता है कि दोनों थर्मो जो स्टेबल होते हैं उनको हम कौन सा प्रोसेस अप्लाई करते हैं, ऑटोक्लेविंग। कौन सा प्रोसेस अप्लाई करते हैं, ऑटोक्लेविंग। तो हम यहाँ पर इसको कर लेते हैं हाईलाइट के, ये हमारे पास जो है वो थर्मोस्टेबल है तो ऑटोक्लेव यूज करेंगे। टेम्परेचर कितना रखेंगे ऑटोक्लेव का, 121 to 180, ये इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं। इतना इतना टेम्परेचर हम रखते हैं, ठीक है। और टेम्परेचर जो होता है वो 121 तक भी होता है फॉर 15 मिनट्स, ठीक है। तो हमने प्रोसेस के लिए थर्मोस्टेबल सब्सटेंसेस के लिए ऑटोक्लेव यूज करना है। टेम्परेचर 115 to 118 हो सकता है फॉर द 30 मिनट्स, ठीक है। और यही टेम्परेचर जो होता है अगर मेडिकामेंट सफिशिएंट है थर्मोस्टेबल तो इसको 118 का टेम्परेचर 121 तक भी लेकर जा सकते हैं और टाइम थोड़ा सा कम कर सकते हैं, 15 मिनट, ठीक है। जो आईवी सॉल्यूशंस होते हैं वो ऊपर क्या था, थर्मोस्टेबल, ऊपर क्या था, थर्मोस्टेबल, और अब क्या है, आईवी सॉल्यूशंस। तो ये दूसरा पॉइंट आ जाता है जिसमें वो आईवी सॉल्यूशंस की बात करता है। आईवी सॉल्यूशन जो होते हैं सच एज अब आईवी सॉल्यूशंस में कौन कौन से सॉल्यूशंस आ जाते हैं, डेक्सट्रोज हो गई, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गई, इरिगेटिंग रिंगर लैक्टेट हो गई, ठीक है। ऑल थर्मोस्टेबल इंजेक्शंस, जितने भी इंजेक्शंस हैं एम्प्यूल्स और वायल्स के अंदर जो बंद होते हैं, पहले तो हम उनको फिल्टर करते हैं। तो पहला हम क्या स्टेप यूज करते हैं, पॉइंट स्टेप बाय स्टेप हम इनको क्लियर करते हैं, ठीक है। सो पहले हम उनको क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद फर्स्ट हम उसके ऊपर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस अप्लाई करते हैं, उसको क्लेरिफाई करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ द फिल्ट्रेशन। अगर वो फिल्टर हो गया उसके बाद हम क्या करेंगे, देन डिस्ट्रीब्यूट टू द फाइनल कंटेनर। फिर हम उसे फाइनल कंटेनर के अंदर डाल देंगे अंडर द एसेप्टिक कंडीशन और फिर उसे सील करेंगे और स्टेराइल करेंगे स्टीम अंडर प्रेशर। तो दूसरा क्या हम उसके ऊपर फिनोमेना अप्लाई करेंगे, दूसरा हम उसके ऊपर ऑटोक्लेविंग अप्लाई करेंगे। तो मैक्सिमम जो चीज यूज हो रही है बार बार वो है ऑटोक्लेव, स्टीम स्टरलाइजेशन, मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, ठीक है।
तो हम दूसरा फिनोमेना। तो ये दो मेथड है। अगर आईवी सॉल्यूशन है तो पहले आईवी को फिल्टर करो क्लैरिफाई करने के लिए, जब क्लैरिफाई हो जाएगा तो फिर हम उसको जो है वो स्टीम अंडर प्रेशर ऑटोक्लेव के अंदर डाल देंगे। ये था सारे सॉल्यूशन। तो दो तरह के सॉल्यूशंस हैं, एक तो एक्वस भी और नॉन एक्वस भी हो सकता है। सबसे पहला सॉल्यूशन वो जो कि क्या है, थर्मोस्टेबल है, दूसरे वो जो थर्मोलिबाइल है। जो थर्मोस्टेबल हैं उनके लिए भी हम ऑटोक्लेव ही लगाते हैं, और जो आईवी सॉल्यूशंस होते हैं उनके लिए भी हम ऑटोक्लेव लगा रहे हैं। लेकिन इसके लिए जो आईवी होता है उसके लिए ऑटोक्लेव से पहले हम फिल्टर करते हैं, फिर हम ऑटोक्लेव, इसके अंदर जो थर्मोस्टेबल एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं उसमें डायरेक्ट हम ऑटोक्लेविंग का प्रोसेस अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट इज द जी लास्ट है जी सर्जिकल जो ड्रेसिंग्स होती है, मटेरियल यूज इन द सर्जरी इन द ट्रीटमेंट फॉर द वुंड्स इन्फेक्शन के लिए, जैसा कि कॉटन वूल्स हो गए। अब सर्जिकल आइटम्स में कौन कौन से आइटम शामिल होते हैं, गाजेज हो गई, बैंडेजेस हो गई, ट्रॉलीज, रबर शीट्स, ठीक है, ये सारी चीजें शामिल होती हैं। अब इनको स्टेराइजेशन के लिए ये वाहिद ऐसा मटेरियल है जिनको स्टेराइल करने के लिए हम ऑटोक्लेव नहीं यूज कर रहे हैं, बल्कि हम क्या यूज कर रहे हैं, ड्राई हीट या मॉइस्ट हीट या फिर इथाइलिन ऑक्साइड या फिर आयोनाइजेशन रेडिएशन। तो हमारे पास चार मेथड है, चारों में से कोई भी यूज कर लो, ड्राई हीट कर लो, मॉइस्ट हीट कर लो, इथाइलिन ऑक्साइड कर लो या आयोनाइजेशन रेडिएशन कर लो। तो ये डिफरेंट आइटम्स हैं जिनके को हम स्टेराइल करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि डायरेक्ट क्वेश्चन ही आपका हेडिंग में बना हुआ है, ठीक है, कि राइट व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ द स्टरलाइजेशन, ठीक है, स्टरलाइजेशन प्रोसेस एप्लीकेशन। सबसे पहली एप्लीकेशन है ग्लास वेयर। जितने भी ग्लास वेयर हैं उनको या तो हम मॉइस्ट हीट ग्लास वेयर के नाम लिख देने हैं, फिर लिखना है या तो हम इसे मॉइस्ट हीट के अंदर स्टेराइल करेंगे या फिर हम ड्राई हीट स्टरलाइजेशन करेंगे। सेकेंड इज इक्विपमेंट, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनका अपने नाम लिख देना है, नीचे वो सिर्फ और सिर्फ ऑटोक्लेविंग मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन से ही स्टेराइल होते हैं, ठीक है। ड्राई हीट से हम इनको इक्विपमेंट को इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इनके एजेस जो होते हैं वो शार्प होते हैं, क्योंकि इक्विपमेंट में सीजर्स आ जाते हैं, कटर्स आ जाते हैं, नाइफ्स आ जाती हैं, तो उनके जो ब्लेड होता है वो ऑक्सीडेटिव डैमेज का शिकार हो जाता है अगर टेम्परेचर हाई होता है। और अगर रबर और प्लास्टिक्स हैं तो उनके सबसे पहले हम नाम लिखेंगे, फिर हम ऑटोक्लेविंग ही इसके ऊपर दोबारा अप्लाई करते हैं, ठीक है। और ये मॉइस्ट हीट की बात कर रहा है, ठीक है, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। सिर्फ इसमें एक सिंथेटिक रबर ऐसा है जो ड्राई हीट में भी आ सकता है। फिर एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्यूशंस की बात आ जाती है। इसमें दो तरह के सॉल्यूशंस की बात करता है, वो थर्मोस्टेबल भी है और आईवी भी, तो दोनों को ही हम ऑटोक्लेव में, लेकिन एक डिफरेंस होता है, जो आईवी होता है उसको हम जो है वो ऑटोक्लेव में डालने से पहले फिल्टर करते हैं, ठीक है। लास्ट वन इज अ सर्जिकल, जितनी भी ड्रेसिंग है इसके लिए हम चार मेथड यूज कर सकते हैं, या तो ड्राई हीट या मॉइस्ट हीट, ठीक है, या रेडिएशन या इथाइलिन ऑक्साइड केमिकल स्टरलाइजेशन। तो यहाँ तो इसमें फ्री हैंड है, हमारे पास जो भी मटेरियल अवेलेबल होगा उस टाइम पर हम उस मेथड के अकॉर्डिंग इनको कर लेंगे, स्टेराइल कर लेंगे, या तो हम इसे मॉइस्ट हीट से या ड्राई हीट से या आयोनाइजेशन से या केमिकल स्टरलाइज इथाइलिन ऑक्साइड से, तो हम किसी भी वे से जो है वो इसको स्टेराइल कर सकते हैं, ठीक है जी। आप लोग का ये टॉपिक खत्म हो गया।